शर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष बनने लखनऊ आए थे। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री कार्यालय से बड़ा योगी जी और मोदी जी के बीच में जो संघर्ष है उसकी परिणति है। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय धर्म में। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी ने पूर्व आईएएस अधिकारी ए.के. शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। आपको बता दें, किसी के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया है। एक तय रणनीति के तहत बीजेपी ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है। उनके अलावा अर्चना मिश्रा और अमित वाल्मीकि को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों को प्रदेश मंत्री बना दिया गया है। चुनाव से ठीक पहले एक पूर्व आईएएस को इतनी बड़ी जिम्मेदारी का मिलना एक मायने रखता है। यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने ऐसे फैसले लिए हों, लेकिन अगर ए.के. शर्मा को यह जिम्मेदारी दी गई है तो मतलब साफ है कि बीजेपी कुछ सियासी समीकरण साधने में जुटी हुई है। लेकिन ए.के. शर्मा को जैसे ही यह पद मिला, इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने दोनों बीजेपी और ए.के. शर्मा पर तंज कसा। प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय जैसा शक्तिशाली कार्यालय छोड़कर क्या ए.के. शर्मा जी उपाध्यक्ष बनने लखनऊ पहुंचे थे? क्या प्रदेश उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री कार्यालय से बड़ा है? यह नियुक्ति कहीं ना कहीं बीजेपी में जो सत्ता संघर्ष चल रहा है इसको दर्शा रहा है। वैसे इससे पहले जितिन प्रसाद का बीजेपी में आना भी अहम रहा है। कांग्रेस को छोड़ जितिन का बीजेपी का दामन थामना सियासी समीकरण बदलने वाला रहा। ये बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी भी इनके जरिए इस वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटी है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उन्हें भी कोई बड़ा पद मिल सकता है। लेकिन साथ में आपको यह भी बता दें कि जिस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में इस वक्त देखने को मिल रही है, उन स्थितियों को देखते हुए तमाम सियासी दलों ने अपनी अपनी जो कमर कसनी तेज कर दी है, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम शुरू कर दिया है और किसी भी हाल में 2022 में कोई भी कमी ना रहे, इसके लिए रणनीति का जो रोड मैप है अभी से बनना शुरू हो चुका है। नहीं, भारी उत्साह है हमारे समर्थकों में और ये जो मैंने निर्णय लिया ये जन भावनाओं की इच्छा के अनुसार लिया है और ये स्पष्ट दर्शाता है कि हमारे कार्यकर्ता और जहाँ से मैं आता हूँ खासतौर से भारी उत्साह है। और क्योंकि पार्टी में मजबूत सशक्त संगठन भी है, नेतृत्व भी है, दिशा भी स्पष्ट है, तो जो ये पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में मैंने देखा है कि नीतियों पर निर्णय और उनका क्रियान्वयन उसमें संगठन और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को लेके ही किया जाता है। और एकमात्र पार्टी है देश में आज जो ये करती है, जहां कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने क्या अरविंद शर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष बनने लखनऊ आए थे? क्या प्रदेश उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री कार्यालय से बड़ा है? ये नियुक्ति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता संघर्ष चल रहा है उसको दिखा रहा है। योगी जी और मोदी जी के बीच में जो संघर्ष है उसकी परिणति है। ये कहीं ना कहीं योगी जी मोदी जी और उनकी कैबिनेट से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप लोग सत्ता संघर्ष करें लेकिन जनता के हितों के लिए करें, ना कि नियुक्तियों के लिए। 6 महीने चुनाव में हैं, जनता आप तमाम तरह के बयान आने शुरू हो चुके हैं। इसको लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया तो यह है कि क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से बड़ा बीजेपी का उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का उपाध्यक्ष पद है, क्या वो प्रधानमंत्री कार्यालय से बड़ा है? वहां पर जो जिम्मेदारी ए.के. शर्मा के पास थी, क्या उनसे बड़ी जिम्मेदारी यहां पर है? क्या उन्हें सिर्फ इसी पद के लिए वहां पर बुलाया गया था? सीधे तौर पर कुछ न कुछ जरूर इस तरह की बात रही होगी कि जिस तरीके के उत्तर प्रदेश में हाल ही में बैठकों का दौर चला था, तो ऐसे में एक दूसरे नेताओं को सेटल करने की कोशिश की जा रही है और उनमें से ए.के. शर्मा का नाम क्योंकि सबसे ऊपर था। लगातार जो कयास लगाई जा रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी, वो ये लगाई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उनमें जरूर ए.के. शर्मा को जगह मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से उन्हें एमएलसी मिले, एमएलसी में उनको लेने के साथ ही मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, लेकिन उन्हें बीजेपी के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और इसकी जानकारी भी आपको बता दें कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष ने दी और साथ में यह भी कहा कि इसके अलावा और भी कई जगहों पर जो पद खाली थे उनको भरने की जो कोशिश की जा रही है। लेकिन साथ में आपको यह भी बताते चले कि इसको लेकर अब सियासत का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने सवाल उठाए और कांग्रेस ने सवाल उठाए, वो उन्होंने कहा है
कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर जो सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा है और यही वजह है कि इस तरह के जो तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन तस्वीरों के ऊपर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थिति बीजेपी में देखने को मिल रही है वो भी ठीक ठाक नजर नहीं आ रही है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तो एक खेमा ऐसा है जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बात कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी यानी कि केंद्र नेतृत्व तय करेगा कि इस बार के विधानसभा चुनावों में आखिरकार किसके चेहरे पर यह सियासी लड़ाई लड़नी है। लेकिन एक खेमा ऐसा है जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेता है और इसी खेमेबाजी की वजह से लगातार जो विपक्ष है वो सवाल उठाता है और बीजेपी को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन इन सब के बीच में स्थिति और भी गंभीर होती तब नजर आती है जब बीजेपी के खुद के नेता ही एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते नजर आए। हाल ही में जिस तरीके से जो स्थिति विधायकों के अंदर देखने को मिली थी, जिस तरह की नाराजगी विधायकों में देखने को मिली थी, उसके बाद से खासतौर पर उत्तर प्रदेश में यह सियासी संग्राम और तेजी के साथ बढ़ता नजर आया। लेकिन साथ में अब कांग्रेस भी अपनी पीठ को, अपनी कमर को तेजी के साथ कसती नजर आ रही है। यही वजह है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम एक बार फिर से किया जा रहा है। तमाम नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। खाली पदों को लगातार भरने का जो सिलसिला है कांग्रेस में भी किया जा रहा है। आपको यह भी बताते चले कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थिति इस बार रही है, बीते 2 सालों की अगर हम बात करें विशेष तौर पर कोरोना को लेकर, यह एक चुनौती के रूप में योगी सरकार के लिए रहा। लेकिन इन्हीं के साथ में आपसी जो तालमेल जो नेताओं का था, आपसी जो बीजेपी के नेताओं का तालमेल था, वो भी बिखरता नजर आया क्योंकि कई विधायकों की मौत हो गई और साथ में जिस तरीके के कई सांसदों ने, विधायकों ने सवाल उठाए, उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में ये सवाल उठने लगे कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को बेहतर करने में सक्षम है क्या नहीं। लेकिन जिस तरीके से अब बीजेपी के नेतृत्व की हम बात करें तो केंद्र नेतृत्व जब जैसे उत्तर प्रदेश में बीएल संतोष पहुंचे और वहां पर उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट किया, वहां पर जो मुलाकात के बाद अपनी बात कही, उससे साफ कर दिया कि चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे और उन्होंने कोरोना को लेकर बहुत अच्छी रणनीति से काम किया है। और उत्तर प्रदेश के इसी सियासी समीकरण पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, इसी उठापटक पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। और इसके साथ ही हमारे साथ पवन जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी, रुख में आपका करना चाहूंगा कांग्रेस की प्रतिक्रिया, प्रधानमंत्री कार्यालय से बड़ा क्या बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष पद है? प्रदीप जी क्या आवाज मिल रही है आपको मेरी? प्रदीप जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन प्रमोद जी आपको क्या मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी आपका स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। सवाल यही होगा कि जिस तरीके से आज बीजेपी में ये बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, ए.के. शर्मा को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, किस तरीके से कांग्रेस देख रही है इसको? देखिए, वैसे तो किसी भी पार्टी के अंदर कोई परिवर्तन होता तो उस पार्टी की अपनी अंदरूनी राजनीति है, उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 4.5 सालों में इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो जनता का हाल किया है वो बेहाल हुआ है। और आज अगर देखा जाए तो जो टसल चल रही है बिटवीन मोदी जी एंड योगी जी, ये जनता देख रही है, क्योंकि इन्होंने पिछले 4.5 साल में कुछ काम तो किया नहीं है। और अब ये सिर्फ जनता का ध्यान बटाने के लिए ये लोग आपस में अपनी टसलबाजी में लगे हुए हैं और जनता का नुकसान हो रहा है। और ये जनता इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आने वाले दिनों में जनता ही इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। सारा कुछ, सब कुछ जो भी किया है सिर्फ विज्ञापनों के द्वारा जनता का पैसा बर्बाद किया है। हकीकत में उन्होंने धरातल में कोई काम किया नहीं है। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करें कि 2022 के चुनावों के लिए तो आपके लिए अच्छा मौका है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्र और उत्तर प्रदेश की सियासत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी के नेतृत्व को लेकर, तो इससे तो आपको फायदा होगा। देखिए, जनता के मुद्दे जो भी होंगे हमें उसमें कोई फायदा या नुकसान नहीं देखना है। हमने जनता की बात करनी है, पहले भी करी है और आगे भी करेंगे। उसमें हमारा कोई फायदा हो या नुकसान हो हमने उसको देखा नहीं है। लेकिन जनता की आवाज हमने पुरजोर तरीके से हमेशा उठाई है और उठाते रहेंगे। लेकिन पवन शर्मा जी, एक बात में समझने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं की बैठक कर रही है उनको, और बल्कि वो बसपा के विधायकों को अपने में शामिल भी कर रहे हैं। बीजेपी भी लगातार लोगों को शामिल कर रही है, नेताओं को, आपके नेताओं को भी खींचा जा रहा है और लगातार जो पद खाली पड़े उनको भरने का काम बसपा भी अपनी कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है, एक बार में समझने की कोशिश करूं तो मुझे ये समझ में नहीं आता बेसिकली क्या होता है। किसी भी पार्टी के अंदर
एक वैक्यूम होता है जी। और कई बार ऐसे होते हैं जहाँ पे जैसे किचन में डब्बे भरे हुए नजर आते हैं, उनमें से कुछ दिखाई नहीं देता, वो डब्बे खाली होते हैं लेकिन लोगों को नजर आता है कि वो भरे हुए हैं। और इसी हिसाब से भाजपा हो या सपा हो, वो अपने किचन के डब्बे भर रही है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, जबकि हकीकत में वो डब्बे भरे हुए नहीं है, वो डब्बे अंदर से खाली हैं, क्योंकि उनके अपना जनाधार खिसक चुका होता है और उन्होंने जनता के लिए कोई काम किया नहीं होता है, सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ हमने उस फला पार्टी का कार्यकर्ता, उस फला पार्टी का पूर्व एमएलए हमने अपने यहाँ पे जमा कर लिया है। इसके अलावा कुछ नहीं है। जनता सारी समझदार है। आज की डेट में हर कहीं पे भी देखा जाए, जनता अपने हक की लड़ाई लड़ती है। लेकिन पवन जी देखिए, आप भी शर्मा हैं, आप उत्तर प्रदेश में खास तौर पर ब्राह्मण वोट बैंक को समझते होंगे बखूबी, लेकिन जितिन प्रसाद जिस तरीके से कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल हुए, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को किसी तरह का नुकसान हुआ है उनसे? नहीं, कांग्रेस कोई जातिवादी पार्टी नहीं है। नहीं, देखिए सच्चाई तो यही है पवन जी। नहीं, समीकरण सभी साधते हैं, ये तो सच्चाई माननी पड़ेगी। देखिए समीकरण की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। अगर कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता, वो चाहे किसी भी जाति धर्म से आता हो, अगर उसने जनता के बीच में काम किया है तो उसको कोई हरा नहीं सकता। अगर जतिन प्रसाद अगर काम किए होते तो वो ना एमपी हारते, ना एमएलए हारते, और अभी पिछले पंचायत चुनाव में उनकी भाभी जो है वो वार्ड पंच का इलेक्शन भी हार चुकी है। देखिए अब पवन जी, यहाँ पर मैं आपको, देखिए यहाँ पर मेरी आपत्ति ये होगी कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो हारे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, क्या वो कमजोर हो चुके हैं? देखिए राहुल गांधी खुद हारे हैं सर अमेठी में, क्या वो कमजोर हो चुके हैं? देखिए कहीं पे भी देखिए बात वहां नहीं है। आपने जातिवादी की बात करी है जी। अगर जतिन प्रसाद जी अपनी जाति के ऊपर अगर कोई जातिवादी नेता होते जी तो हो सकता है वो जीत जाते। वो एमपी का इलेक्शन हारे, फिर एमएलए का इलेक्शन हारे, और उसके बाद भी वार्ड पंच का इलेक्शन उनकी भाभी हारी, तो क्या जाति के आधार पर वो जीत जाते? लेकिन पवन जी, एक बात और मैं समझने की कोशिश करूं कि कांग्रेस के जिस तरह के नेताओं ने दामन छोड़ा, क्योंकि जितिन प्रसाद को बेशक आप अब कुछ ना मान रहे हो, लेकिन उस वक्त उनका क्या कद था कांग्रेस में सब जानते हैं, और आज बीजेपी जरूर उनको कोई बड़ा पद देने की कोशिश में होगी, या फिर ये मानकर चले कि जितिन प्रसाद के साथ कोई धोखा हो गया हो। आज जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली, आपको क्या लगता है कि क्या जितिन प्रसाद के साथ धोखा हुआ है या उन्हें कोई बड़ा पद मिलेगा? मैं कहता हूँ किसी को अगर उम्मीद से ज्यादा मिल जाता है ना, तो उसको ये लगता है कि मेरे की इससे ज्यादा उम्मीद थी। जतिन प्रसाद जी की लिगेसी थी, जितेंद्र प्रसाद जी उनके पिताजी थे, वो कांग्रेस के एक लोयल नेता थे जी, लोयल थे कांग्रेस में। उन्होंने सोनिया गांधी के सामने इलेक्शन लड़ा, वो 93 वोट उनको मिले, वो हारे। फिर भी सोनिया गांधी जी ने उनका सम्मान करते हुए उनको अपने कैबिनेट में, आने वाले कैबिनेट में उनको मंत्री बनाया। लेकिन जतिन प्रसाद जी की उम्मीदें कुछ ज्यादा हो गई। अब मुझे नहीं पता कि वो किस लालच के साथ में भाजपा के साथ में गए हैं, लेकिन जो सम्मान, जो कांग्रेस में जो सम्मान मिलता है, वो सम्मान आगे आने वाले दिनों में अगर भाजपा उनको देती है तो हम देखते हैं क्या देती है। लेकिन एक बात और मैं समझने की कोशिश करूं पवन जी कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति अभी है उसमें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी स्थिति क्या है? क्या वो मजबूती के साथ खड़े हैं आज भी पार्टी के साथ, या उनका मनोबल टूटता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी का बयान सर अभी थोड़ी देर पहले आया है पश्चिम बंगाल में, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो ध्रुवीकरण की राजनीति की, इससे लोग सीधे तौर पर टीएमसी के साथ चले गए और हमको नुकसान हुआ। यही स्थिति अगर उत्तर प्रदेश में होती है, या फिर उसके लिए आप तैयार हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी का हर छोटे से छोटा कार्यकर्ता हर मुसीबत के लिए तैयार है। हम लोग पिछले 30 सालों से, हो सकता है ज्यादा हो गए हूँ, हम उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का कार्यकर्ता आज की तारीख में डटा हुआ है कांग्रेस के साथ में, और कांग्रेस के लिए जी जान से लगा हुआ है। कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी जाति धर्म के अलावा अपना काम बखूबी निभाता है और आगे भी निभाएगा। कोशिश करूं उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जिस तरह की स्थिति रही है, क्योंकि लगातार अगर हम पुराने चाहे लोकसभा चुनावों की हम बात करें, विधानसभा चुनावों की हम बात करें, पंचायत चुनावों की हम बात करें, आपका जो ग्राफ है वो बढ़ने के बजाय गिरता नजर आ रहा है। मैं मानता हूं इस बात को। ऐसा नहीं है कि देखिए कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता ये मानने को भी तैयार है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता डिमोरलाइज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनके बीच में ध्रुवीकरण होता है, और भाजपा हमेशा ध्रुवीकरण को कराने की कोशिश करती है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ में, कांग्रेस की नीतियों के साथ में, और इस देश की नीतियों के साथ में, इस लोकतंत्र के साथ में जुड़ा हुआ है और हमेशा जुड़ा रहेगा। लेकिन पवन जी, जिस तरह की स्थिति रही है, आपको क्या लग रहा है कि क्या वो गठबंधन की वजह से भी रही? चाहे आप अखिलेश यादव के साथ गए हो, समाजवादी पार्टी का रुख किया हो, या बाकी दलों के साथ आपकी जिस तरह की स्थिति रही, क्या लग रहा है कि उससे नुकसान हुआ था? देखिए ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
अब पिछले परिस्थितियां क्या रही होंगी, किस आधार पे गठबंधन हुए होंगे, वो परिस्थितियों के आधार पे लेके गठबंधन भी किए जाते हैं और उसमें नफा नुकसान नहीं देखा जाता। उसमें कई बार ऐसा होता है कि गठबंधन फेल भी हो जाते हैं और कई बार सक्सेस भी हो जाते हैं। तो ये कोई वो वाली बात नहीं है कि कहीं पे गठबंधन से नुकसान हुआ या कोई फायदा हुआ। ये पार्टी की नीति है और नीति के आधार पे कार्यकर्ता भी उनका पालन करता है। पवन जी, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर हम बात करने की कोशिश करें तो किस तरह की रणनीति आप लोग अपना रहे हैं? क्या इस बार भी किसी गठबंधन का सहारा लेंगे या फिर अकेले ही मैदान में जुटेंगे? देखिए, आज की तारीख में हमारा कार्यकर्ता, जो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर, अपनी पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर, अपनी पार्टी के पिछले कई सालों में जो कार्य करे उनको आधार पर लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और इस जो भाजपा की सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनकी पूरी विफल नीतियों को हम जनता के सामने उजागर करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पवन शर्मा जी अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और हमारे साथ अभी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। शर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष बनने लखनऊ आए। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री कार्यालय से बड़ा योगी जी और मोदी जी के बीच में जो संघर्ष है उसकी परिणति है। पंजाब दे इतिहास विच एक सुनहरा पन्ना, समुचे भारत विच पंजाब बनिया सिक्ख्या दे खेतर विच नंबर 1। भारत सरकार ने ऐलान किया कि अनुसूचित जातियां, लड़कियां अते विकलांग बच्चियां नूं सिक्ख्या प्रदान करन लई पंजाब ही सर्व उत्तम सूबा। नाल ही यह भी घोषणा की कि सिक्ख्या दे बुनियादी ढांचे दा भारत भर विच है पहला स्थान। लैबोरेटरियां, कंप्यूटर लैब, साफ पीण दा पानी, टॉयलेट, क्लासरूमां दी गिणती, स्कूल दा गवांढ विच होना, इन्हां सब मापदंडां विच पंजाब ने समुचे सूबियां नूं पिछे छड्डिया। जो पंजाब दा नाम वध रहा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। प्रदेश उपाध्यक्ष बनने लखनऊ आए। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री कार्यालय से बड़ा योगी जी और मोदी जी के बीच में जो संघर्ष है उसकी परिणति है। तो उत्तर प्रदेश का ये जो 2022 का मिशन है ये तमाम दलों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर 2024 में देखने को मिलेगा और जो कोरोना की स्थिति रही है खासतौर पर उसका नतीजा भी देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश कोरोना से काफी पीड़ित रहा है, काफी लोगों की वहां पर स्थिति बिगड़ी, लेकिन जिस तरीके से उसको लेकर वहां पर सरकारों ने कदम उठाया उसको लेकर भी एक चुनौती योगी सरकार को करना पड़ा। तो विपक्ष इसको लेकर खासतौर पर हमलावर भी रहा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जनता के ऊपर इस कोरोना काल के दौरान जो तमाम तरह की मुसीबतें पड़ी उसका असर किस तरह का रहा है यह भी 2022 में ही साफ हो पाएगा। हालांकि हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें कुछ जगहों पर किसी पार्टी को कुछ बढ़त देखने को मिलती है तो कहीं पर कुछ जगहों पर नुकसान देखने को मिलता है, लेकिन इन तमाम चीजों में स्थिति साफ है कि 2022 को लेकर जिस तरीके की स्थिति रही है उसको लेकर राजनीतिक दलों ने अब अपनी कमर कसनी अब शुरू कर दी है।
यही वजह है कि समाजवादी पार्टी जहां लगातार अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार अपने नेताओं को और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है और खाली पदों को भर रही है। यही काम अब बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने भी दूसरे दलों से, खासतौर पर जो नेता आ रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं तो उनको अपनी पार्टी में शामिल करने का सिलसिला तेज कर दिया है और साथ में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जो पद खाली पड़े हुए हैं उनको भरने की कोशिश की जा रही है। बसपा की हम बात करें तो बसपा भी खासतौर पर अपनी जो पार्टी के अंदर ऐसे नेता है जो बगावत कर सकते हैं या बगावत कर रहे हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा करके पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। तमाम जो दल है, लेकिन इन सब के साथ में इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ केवल ढींगरा सर जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनबी न्यूज पर। ढींगरा साहब, उत्तर प्रदेश की मैं बात करना चाह रहा हूं। जिस तरीके से AK शर्मा को आज बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंपी है, क्या लग रहा है कि क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से बड़ी ये जिम्मेदारी हो गई या फिर वो सेटलमेंट करने की कोशिश की जा रही है? सर देखिए, यहाँ पे जो यूपी का मामला है उसके अंदर या योगी चेहरा होना चाहिए या मोदी चेहरा होना चाहिए। अभी तो सवाल इस पे होना चाहिए कि चेहरा योगी होगा या मोदी होगा। बिल्कुल। यहाँ पे अश्विनी कुमार जो IAS है, उनका रोल क्या है? कुछ भी रोल नहीं है, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, एक IAS अफसर, लॉबी का आदमी। ये तो किसी न किसी स्ट्रेटजी के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी की वजह से उसके अंदर घुसा और मोदी जी उसकी एंट्री करवा रहे हैं भाजपा की यूपी में। हालांकि ये उनका इंटरनल मामला है, हमारा कोई इसमें लेन देन नहीं है। ढींगरा साहब, जिस तरीके से खेमेबाजी नजर आ रही है बीजेपी के अंदर, AK शर्मा को लेकर खेमेबाजी जिस तरीके से नजर आ रही है, एक तरफ योगी सरकार के, योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं, दूसरी तरफ मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं, यानी कि गुटबाजी नजर आती है। उन तमाम चीजों के बीच में ये जो पद दिया गया है, इसको लेकर सर स्थिति क्या आप देखते हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है? जी ढींगरा साहब, देखिए, मैं वही कह रहा था कि जो IAS अफसर है उसका कोई मतलब नहीं है जी। बात तो ये है कि योगी ने 4 साल में क्या काम किए जी। या तो योगी चेहरा होगा या मोदी चेहरा होगा जी। क्योंकि मुझे लगता है जितने भी स्टेटों के चुनाव हुए सभी में मोदी चेहरा रहे। बिल्कुल। और इस चुनाव के अंदर अगर मोदी चेहरा रहेंगे तो मोदी अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे कि हमने देश के अंदर कोरोना के अंदर कितनी बॉडियां जो है पानी के अंदर बही है, कितनों की कोरोना काल के अंदर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वो तो आंकड़ा दे नहीं रहे। तो इनको तो बात वो रखनी पड़ेगी वहां पे यूपी के अंदर। जिस तरह से यूपी में तांडव हुआ एक तरह से कोरोना का, तो उसके बीच में जो इनकी योगी और मोदी का जो हाल हुआ उसके बारे में बातचीत होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ बीजेपी से। स्वागत है सर आपका ये एनबी न्यूज पर। प्रदीप भटनागर जी, जिस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, कांग्रेस की हम बात करें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि ये सत्ता की लड़ाई के लिए संघर्ष हो रहा है बीजेपी के अंदर। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में इंटरेस्ट क्यों ले रही है जी। इनके पेट में इतना दर्द क्यों है? अपना घर संभाला नहीं जा रहा, फिर दूसरे में बड़ा उत्तेजित होकर, मैं सुन रहा था, बड़ा उत्तेजित होकर भारतीय जनता पार्टी के विषय में बोले थे। तो मैं चाहूंगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी के विषय में ना सोचते हुए अपनी पार्टी के विषय में सोचें। नहीं प्रदीप भटनागर जी, लेकिन ये सच्चाई है कि किसी तरह के मतभेद चल रहे हैं पार्टी के अंदर। यही वजह है कि जब AK शर्मा को जिम्मेदारी मिलती है तो वहां पर हम देखते हैं जतिन जी वहां पर पहुंच जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी के पास। देखिए, जतिन जी हमारे जो कांग्रेस से आए हैं, जितेंद्र प्रसाद जी, देखिए वो उन्हें एक्टिव होना है उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश लोकसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के आती है और एक अपना उनका वर्चस्व है। और भारतीय जनता पार्टी संगठन में सबको बुलाया गया है, तो नई चीज क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप जितेंद्र जी को लेकर क्यों कांग्रेस इतने परेशान और उत्तेजित हो रहे हैं। अरे भाई, संगठन की बैठक थी, उन्हें बुलाया, संगठन के विषय में समझाना है, सिखाना भी तो है ना। ये कांग्रेस नहीं है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे तो भाईवाद और बेटावाद भी चलता ना, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए आप जो चीजें जातिवाद की बात कर रहे हैं, देखिए अगर शर्मा जी को बनाया गया है, प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाया गया है और संगठन के अंदर फेरबदल चलता रहता है। देखिए हमारे दोस्त हैं अमित बाल्मीकि, मेरे साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीति करते थे, आज उन्हें बड़ा पद मिला, आज वो मंत्री बने प्रदेश के अंदर। हाँ, तो क्या उसमें बुराई है क्या? नहीं प्रदीप जी, बुराई नहीं है, फेरबदल करना है। मेरी जो कोशिश है, मैं समझने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि क्या किसी तरह का मनमुटाव चल रहा है
बीजेपी के अंदर? जो बातें पहले ये चल रही थी कि ए.के. शर्मा को मंत्री बनाया जाएगा, उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बना करके उनको सेटल किया जा रहा है, नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है, या फिर जितिन प्रसाद के साथ धोखाधड़ी हो रही है? देखिए, राजनीति में हवाएं हर प्रकार की चलती हैं, राजनीति में अफवाहें हर प्रकार की उड़ती हैं। स्पष्टीकरण क्या है तब आता है जब उसका क्लियर और पिक्चर सामने आ जाती है। हवा हर चीज की उड़ती है, सब कुछ बोला जाता है, ठीक। और हवा तो क्या क्या होती है राजनीति में आपको ही पता है, मैं आपको क्या समझाऊंगा, आप खुद दुनिया को समझाते हैं। पहली चीज देखिए, राजनीति में सब चीजें चलती हैं, उतार चढ़ाव, मगर क्या होता है संगठन की जिम्मेदारी तो एक बहुत बड़ा महत्व होता है। जितेंद्र जी को भी संगठन में आना है, उन्हें भी प्रदेश के पद पे या जिले के पद पे आके कुछ भी है सांसद पे वो, अब उन्हें भी संगठन का सीखने के लिए उन्हें भी दायित्व को निभाना है, संगठन के सिस्टम में रहने के लिए, करने के लिए। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी से में आई है माननीय क्या नाम ऋतु बहुगुणा जोशी जी, उन्हें भी संगठन सिस्टम को सिखाने में समझाने में समय लगा। उनको तो जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी दी गई आप लोगों के द्वारा। मैं उसी पे जाता हूँ, ढींगरा साहब का रुख करना चाहूंगा। केवल ढींगरा साहब, क्या लग रहा है कि क्या कांग्रेस कमजोर हो रही है उत्तर प्रदेश में? यही वजह है कि इतने बड़े कद के जो नेता हैं वो दूसरे दलों में जा रहे हैं? जी की बात कर रहे हैं आप, ये बताएं कि ये इनको ये जवाब देना है क्या इनको अब भाजपा जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी या इनको प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनाएगी? सेंट्रल मंत्री तो वो हमारे सरकार के अंदर रह चुके, और एक बार नहीं 4 बार रह चुके, और 4 बार जो 4 मंत्रालय मिले और 2 बार MP बने, और उसके बाद 2014 से लेके लगातार हारते रहे, और हाल ही में उनकी भाभी जो है पंचायत चुनाव हारी है। और ये बताना चाहिए इनको कि वो जो लगातार 2014 से हार रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि मैं 8 साल से कांग्रेस के अंदर काम नहीं कर पा रहा, ठीक। तो उनको अब जो है बीजेपी कौन सा काम देगी? क्या उनको CM का चेहरा बनाएगी या उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएगी? उससे बड़े पद पे तो वो रह गए ऑलरेडी, बिल्कुल वो काम नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब ले लेता हूँ सर, अंतिम चरण पे हम लोग हैं सर, जवाब लेता हूँ। प्रदीप भटनागर जी, 2 लाइनों में जवाब सर। जी जी, देखिए कांग्रेस ने युवा चेहरा दिखाने की कोशिश करी थी, और युवाओं के साथ बड़ा राहुल जी ने एक्टिव होकर दिखाया भी था, फोटो दिखा के, मगर वो फोटो में रह गई, और आज सारे युवा जिनको जरूरत थी आगे बढ़ने की, आज उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो है राहुल जी बुढ़िया गए हैं, बरकरार रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, आपने को देखे चुनाव में चेहरा मोदी होगा या योगी होंगे? बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है, मगर राहुल जी पनौती नहीं होंगे। नहीं देखिए प्रदीप जी, नहीं प्रदीप जी देखिए इस तरह की भाषा का नहीं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। समय की कमी के चलते हमें यहीं रुकना होगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त साझा किया। उत्तर प्रदेश में जो सियासी समीकरण है वो लगातार राजनीतिक दल साधने की कोशिश करने शुरू कर चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ स्थिति होगी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहे ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। प्रदेश उपाध्यक्ष बनने लखनऊ आए, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री कार्यालय से बड़ा योगी जी और मोदी जी के बीच में जो संघर्ष है उसकी परिणति है। पंजाब दे इतिहास विच एक सुनहरा पन्ना, समुचे भारत विच पंजाब बनिया सिक्ख्या दे खेतर विच नंबर 1। भारत सरकार ने ऐलान किया कि अनुसूचित जातियां, लड़कियां ਅਤੇ विकलांग बच्चियां ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ।